गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अथर्व टेक क्लासेस। दोस्तों, आज से हम आरआरबी जेई 2024 के लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारी पहली क्लास रहेगी आरसीसी की, यानी कि रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट की, जिसमें हम जूनियर इंजीनियर लेवल के आरसीसी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एज पर IS 456-2000। जैसा कि आप सभी जानते हैं, IS 456-2000 आरसीसी का कोड होता है और इसमें इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि आरसीसी के लिए मिनिमम कंक्रीट का ग्रेड कौन सा यूज किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है M15, M20, M10 या M25। तो याद रखिएगा, आरसीसी के लिए मिनिमम M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात अपन M20 ग्रेड कंक्रीट की जाए तो इसका रेशियो रहता है 1:1.5:3। इसका मतलब है एक यूनिट अगर सीमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं तो 1.5 यूनिट सैंड और 3 यूनिट एग्रीगेट का आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि पोस्ट टेंशनिंग के लिए मिनिमम ग्रेड क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, पोस्ट टेंशनिंग के लिए M30 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्री टेंशनिंग की बात की जाए तो याद रखिएगा M40 का इस्तेमाल किया जाता है प्री टेंशन कंक्रीट के लिए। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिमम ग्रेड सी वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए कितना इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, सी वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए M30 का इस्तेमाल किया जाता है और इन सभी के बारे में अपन आने वाले क्वेश्चंस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील इज प्रेफर्ड एज रीइंफोर्स्ड मटेरियल इन कंक्रीट बिकॉज। पूछा गया है स्टील को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है कंक्रीट के साथ रीइंफोर्स्ड मटेरियल के तौर पर। ऑप्शन दिया गया है, इट इज इजीली अवेलेबल, इट इज चीपेस्ट एंड गुड इन स्ट्रेंथ, इट फॉर्म्स अ गुड बॉन्ड, या फिर द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज ऑलमोस्ट सेम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील का और कंक्रीट का लगभग एक समान होता है। इस कारण से, जैसे कि मान के चलिए आपने आरसीसी में स्टील का इस्तेमाल किया, अब टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसमें एलोंगेशन आएगा या फिर टेम्परेचर कम होने के कारण स्टील श्रिंक होगा। तो अगर इन दोनों के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू अलग अलग है तो मान के चलिए स्टील पहले एक्सपेंड हो गया या श्रिंक हो गया तो इनके बीच क्रैक आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप स्टील यूज कर रहे हैं तो स्टील का और कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग समान होता है, तो एक साथ ही इनमें एक्सपेंशन एवं श्रिंकेज आएगा तो क्रैक्स आने के चांस या इनके इंटरनल बॉन्ड्स टूटने के चांस कम रहते हैं। इस कारण से स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और याद रखिए, सभी प्रश्न किसी ना किसी जेई लेवल के एग्जाम में पहले कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी अज्यूम्ड एज। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे कैपिटल ई और सी से डिनोट किया जाता है। और याद रखिएगा, इन्होंने क्वेश्चन में कोड नहीं दिया, तो अगर आपको कोड नहीं दिया जाए तो याद रखिए आपको स्टैंडर्ड कोड या जो अभी चल रहा है 456-2000 को ही अज्यूम करके आपको आंसर देना है। लेकिन अगर कोड दिया जाता है तो फिर उस पर आंसर डिपेंड करेगा। तो 456-2000 के अकॉर्डिंग ईसी की वैल्यू होती है 5000 अंडर रूट FC के, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इसके अलावा एक सिविल आरसीसी का पहला कोड था IS 456 1978। हो सकता है आपको एग्जाम में इसके बारे में ही पूछ लिया जाए, तो उसमें ईसी की वैल्यू होती है 5700 अंडर रूट FC के। तो इन दोनों को याद रखिएगा, 2000 के अकॉर्डिंग 500 होता है और 1987 के अकॉर्डिंग 5700 या 5700 अंडर रूट FC के होता है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट द एग्रीगेट यूज्ड इज। ऑप्शन में दिया गया है सैंड, ग्रेवल, क्रश्ड रॉक्स और ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, एग्रीगेट के तौर पर इन तीनों को अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंड को भी, ग्रेवल को भी और क्रश्ड रॉक्स को भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। ऑप्शन दिया गया है फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग। तो याद रखिएगा, अगर आपको फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग दिया है
तो वह इंक्लूड नहीं होता लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में। अगर यहाँ पर दिया होता क्रैक ड्यू टू फटीग तो उसे कंसीडर कर सकते थे। इसके अलावा वाइब्रेशन इन स्ट्रक्चर, कोरोजन और फाइबर होता है, तो इन्होंने पूछा है नॉट इंक्लूडेड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग इज नॉट इंक्लूडेड इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलर रेशियो एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज डिफाइंड एज। क्वेश्चन में यहां एंड की जगह इन होगा। मॉड्यूलर रेशियो इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज डिफाइंड एज, यानी कि स्मॉल एम की वैल्यू पूछी है, तो मॉड्यूलर रेशियो एम इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील यानी ES अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट यानी कि EC। इस तरह से इसे डिनोट करते हैं, या इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, याद रखिएगा, तो इससे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और जैसा कि आप जानते हैं RCC में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो आप एक पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए, तो जहां पे वन लाइनर टाइप के आपको फॉर्मूला मिलेंगे या वन लाइनर टाइप के आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, तो इनके आप इन फॉर्मूलाज को वीडियो के साथ साथ ही नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है नॉमिनल कवर टू रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू। ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट रीइंफोर्समेंट अगेंस्ट कोरोजन, प्रोवाइड शेयर रेजिस्टेंस, प्रोटेक्ट रीइंफोर्समेंट अगेंस्ट फायर, डेवलप्ड सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेंथ अलोंग सरफेस एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट वाल्स। तो पूछा है कि इनमें से इन स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सा है, तो प्रोटेक्ट रीइंफोर्समेंट अगेंस्ट कोरोजन ये वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। प्रोवाइड शेयर रेजिस्टेंस, तो कवर से शेयर रेजिस्टेंस का रिलेशन नहीं रहता, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत होगा। फिर कहा है प्रोटेक्ट रीइंफोर्समेंट अगेंस्ट फायर, जो कि सही है, फायर से भी प्रोटेक्ट करता है। फिर कहा है डेवलप्ड सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेंथ अलोंग सरफेस एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट बार, तो यह भी सही, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है इन अ सिंगल रीइंफोर्समेंट बीम फॉर गिवन ग्रेड ऑफ कंक्रीट परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म्ड बार। ऑप्शन दिया है इज लेसर देन द प्लेन बार्स, इज इक्वल टू दैट ऑफ प्लेन बार्स, मे बी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन द प्लेन बार्स, या इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्लेन बार्स। तो याद रखिएगा अगर बात या कंपैरिजन की जाए डिफॉर्म्ड बार और प्लेन बार की, तो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस में 60% तक का इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, किसमें, डिफॉर्म्ड बार में। तो ऑप्शन होगा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्लेन बार्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और कई बार यह वैल्यू भी आपसे पूछ ली जाती है कितना इंक्रीज देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा लगभग 60%। अगला क्वेश्चन है मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेशियो रिक्वायर्ड ऑन एनी फेस एट एनी सेक्शन ऑफ बीम फॉर M25 एंड FE 500। छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफी रहते हैं, तो आप चाहें तो साथ ही से नोट भी करते चलिएगा। तो इसकी वैल्यू होती है AST यानी कि एरिया ऑफ स्टील अपॉन BD, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 0.85 अपॉन FY के। अब FY की वैल्यू दी है इन्होंने 500, तो इसे पुट कर देते हैं, तो 0.85 अपॉन 500। तो अगर अपन इसे सॉल्व करेंगे, एक चीज और याद रखिएगा, इस तरह के न्यूमेरिकल या जो भी न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप साथ में ही सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में एक तो आपको स्पीड की जरूरत पड़ेगी, और कई बार बनता हुआ क्वेश्चन भी सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण आप गलत करके आ जाते हैं। तो साथ में प्रैक्टिस करते चलिए ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो। इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻3, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, नन ऑफ दिस। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एंड्योर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड। तो कंडीशन कौन सी दी है, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई की कंडीशन, और कहा गया है फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि वेट एंड ड्राई कंडीशन में रेजिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा वेदरिंग रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह के भी
डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर है फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और कंक्रीट की फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ होती है 0.7 अंडर रूट एफ सी के। इसके अलावा इसकी यूनिट भी याद रखिएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। एफ सी के होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसे भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड सिलेंडर इज। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर क्यूब और सिलेंडर का कंपैरिजन किया जाए तो सिलेंडर का स्ट्रेंथ आती है क्यूब के लगभग 0.8 के बराबर। तो इन्होंने पूछा है इनका कंपैरिजन, तो क्यूब का आएगा 1 और अपन इसे 0.8 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.25, जो कि अपना आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। हमेशा याद रखिएगा क्यूब की स्ट्रेंथ सिलेंडर से ज्यादा होती है, तो सिलेंडर की 0.8 के बराबर होती है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में एक चीज और याद रखिएगा, अगर क्यूब की पूछी जाती सिलेंडर के कंपैरिजन में तो फिर आपका आंसर 0.8 होता है, इसे भी याद रखिएगा। तो लैंग्वेज से भी कई बार चेंज हो जाते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट in the member represented by a core test shall be considered acceptable if the average equivalent cube strength of the core is equal to at least q% of the cube strength of grade of concrete where q% is। q% की वैल्यू पूछी गई है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर आपसे एवरेज इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ पूछता है तो एवरेज 85 से कम नहीं होना चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं कि एटलीस्ट 85% होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे इंडिविजुअल पूछे तो किसी भी टेस्ट सैंपल में इंडिविजुअल में 75% से कम किसी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है एवरेज इक्विवेलेंट, तो इसका सही जवाब होगा 85। और अगर इंडिविजुअल पूछता तो इसका आंसर होता 75, याद रखिएगा। तो मैं हर क्वेश्चन में उससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है तो उस बारे में भी आपको बताता जा रहा हूं। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एज पर प्रोविजन ऑफ IS 456-2000 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछी है, तो अभी अपन ने डिस्कस किया था 0.7 अंडर रूट FC के होता है, FCR की वैल्यू पूछी है इन्होंने, तो इसमें पुट कर देंगे तो 0.7 इंटू अंडर रूट M25 के लिए पूछा है तो अंडर रूट 25। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.7 इंटू 5 यानी कि 3.5 आएगा। और यूनिट का भी हमेशा याद रखिएगा 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको, अब जैसे आपने सॉल्व किया तो आंसर आया 3.5 और ऑप्शन में आपको 3.5, इसमें तो न्यूटन में ऑप्शन दिया लेकिन कई बार किलोमीटर में भी ऑप्शन मिल सकता है, तो फिर आप उसे भी कन्वर्ट करके आप सही जवाब लगाइएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और कोशिश करिएगा कि इन्हें साथ में ही आप भी सॉल्व करते चलें। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अचीव्ड आफ्टर। तो आप सभी जानते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कंक्रीट अपनी फुल स्ट्रेंथ 28 दिन में अचीव करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मींस दैट लोड which has a probability of not being exceed during the life of the structure is equal to। तो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होती है कि वह अपनी लिमिट को एक्सीड नहीं करेगा लाइफ में, तो इसका सही जवाब होगा 95%। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, FM यानी कि मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू FC के यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.65 सिग्मा। और सिग्मा होता है इस जगह पर याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके बारे में अपन आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो इस फॉर्मूला को भी आप चाहें तो याद रखिएगा और चाहें तो साथ में लिखते चलिएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 95%। अगला क्वेश्चन है फॉर कंक्रीट वर्क इन सी वाटर द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंडेड बाय IS 456-2000 फॉर प्लेन कंक्रीट एंड रीइंफोर्समेंट कंक्रीट रिस्पेक्टिवली। यानी कि प्लेन कंक्रीट PCC का भी पूछा है और RCC का भी पूछा है, तो याद रखिएगा सी वाटर में मिनिमम PCC M20 का यूज करते हैं और मिनिमम RCC M30 का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और इसके अलावा याद रखिएगा सी वाटर वाली कंडीशन को सीवियर कंडीशन कहा जाता है। तो इसमें अगर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो याद रखिएगा 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो रहता है
पीसीसी में, और 0.45 रहेगा आरसीसी के लिए। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वाटर सीमेंट रेशियो। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द स्टील जनरली यूज्ड इन आरसीसी वर्क इज। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई टेंशन स्टील, या स्टेनलेस स्टील। तो याद रखिएगा, जनरली आरसीसी वर्क में माइल्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा ट्विस्टेड बार्स एवं HYSD बार्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आरसीसी बीम विड्थ, जिसकी दी है 200 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, डेप्थ है 400 mm, रिलेशनशिप विद 3 बार्स ऑफ 15 mm डायमीटर। 3 बार दिए 15 mm डायमीटर के Fe 500 स्टील के, और M30 कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। इफेक्टिव डेप्थ यानी कि डी की वैल्यू दी है इन्होंने 400। इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। और विड्थ दी है इन्होंने 200 mm 200, और इन्होंने पूछा है वॉल्यूम ऑफ लिमिटिंग मूवमेंट, एमयू लिमिट की वैल्यू पूछी है। तो इसका फॉर्मूला होगा एमयू लिमिट इज इक्वल टू 0.133 BD स्क्वायर FC के। फॉर्मूला में अपन वैल्यू पुट कर देंगे, और आप भी साथ में सॉल्व करिएगा, ताकि आपको एग्जाम में प्रैक्टिस रहे इसे सॉल्व करने की। तो 0.133 इंटू 200 इंटू 400 का स्क्वायर, और FC के दिया है 30। इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे, आप भी इसे बिना कैलकुलेटर के घर पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तो ये आएगा लगभग 127 के आसपास, 127.68। अब मेरे पास ये पहले से सॉल्व करे रखे हैं, लेकिन आपको एग्जाम देना है तो आपके लिए इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप साथ में सॉल्व करके देखिएगा। तो 127 के आसपास ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए 126 किलो न्यूटन मीटर, और इसकी यूनिट का भी याद रखिएगा, किलो न्यूटन मीटर होती है इसकी यूनिट एमयू लिमिट की। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हेन यील्ड स्ट्रेस इज डिफाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द, यानी कि यील्ड स्ट्रेस के टर्म में इन्होंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है। तो याद रखिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी या FOS की वैल्यू होगी यील्ड स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, या मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस, या एक्सपेक्टेड स्ट्रेस भी कह सकते हैं, मैक्स परमिसिबल स्ट्रेस। अपन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है, रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड स्ट्रेस, रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू यील्ड स्ट्रेस, रेशियो ऑफ इनिशियल स्ट्रेस टू फाइनल स्ट्रेस। तो याद रखिएगा, मैक्स परमिसिबल स्ट्रेस दिया हो आपको ऑप्शन में, या मैक्सिमम एक्सपेक्टेड स्ट्रेस दिया हो, दोनों एक ही चीज है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एज पर IS 456/2000 द डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू द ऑल स्टील रीइंफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स इज नोन एज। तो अगर इंक्लूडिंग लिंक्स पूछा गया है, तो इसे ही तो नॉमिनल कवर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, नॉमिनल कवर। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि नॉमिनल कवर डायमीटर ऑफ बार से कभी भी कम नहीं होगा, यानी कि सेल नॉट बी लेस देन द डायमीटर ऑफ कवर। तो इस तरह के आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट शुड बी यूज्ड इन सी वाटर और व्हेन एक्सपोज्ड डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट। तो सी वाटर और डायरेक्टली एक्सपोज टू द सी कोस्ट, तो यह कंडीशन है सीवियर कंडीशन। और अभी अपन ने डिस्कस किया था कि सीवियर कंडीशन में मिनिमम ग्रेड M30 का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील एंड कंक्रीट आर। तो याद रखिएगा, हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए कम लिया जाता है और कंक्रीट के लिए ज्यादा लिया जाता है। पहली चीज तो ये
दूसरी बात, कितना लिया जाता है, तो याद रखिएगा स्टील के लिए 1.15 और कंक्रीट के लिए 1.5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू किसके लिए है, तो याद रखिएगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट। तो अभी अपन ने देखा था FCR की वैल्यू पूछी है इन्होंने, तो FCR होगा 0.7 या 0.7 अंडर रूट FC के। अब FC के इन्होंने दिया है M20, तो इसे पुट कर देंगे, तो 0.7 अंडर रूट 20। और कुछ वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, या फिर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। जनरली M20, M25 और मैक्सिमम M30 तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंडर रूट 20 की वैल्यू होती है 4.47 के अप्रॉक्स, या जैसे आप अगर सॉल्व करने के लिए करेंगे तो 4.5 लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.7 इंटू इसे आप 4.5 लेके सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए। वैसे वैल्यू होती है 4.47, तो इसकी वैल्यू होगी 3.2 के अप्रॉक्स, यानी 3.13 इसका सही जवाब होगा। और यूनिट याद रखिएगा मेगा पास्कल, तो 3.3 मेगा पास्कल इसका सही जवाब होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप जब तक खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक आपको एग्जाम में नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स प्रेजेंट इन वाटर यूज्ड इन कंक्रीट मिक्स एज पर IS 456/2000। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन से 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो अपन इस क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो ऑर्गेनिक सॉलिड कितना परमिसिबल रहता है, तो याद रखिएगा 200 mg पर लीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200 mg पर लीटर। इसके अलावा अगर सस्पेंडेड पार्टिकल की बात की जाए तो याद रखिएगा यह अलाउ रहता है 2000 तक। सस्पेंडेड पार्टिकल्स या सिल्ट भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक सॉलिड्स अपन ने देख ही लिया 200 होता है। अगर क्लोराइड्स की बात की जाए तो याद रखिएगा 500 तक अलाउ रहते हैं क्लोराइड्स RCC में, और 2000 तक रहते हैं PCC में, और यह PPM में है, याद रखिएगा। और अगर pH की बात की जाए तो याद रखिएगा 6 से 8 उस पानी का pH होना चाहिए, या 6 से 8 अलाउ रहता है pH इसका। इसके अलावा एक चीज और, सल्फेट्स भी पूछे जाते हैं, तो सल्फेट्स भी याद रखिएगा 400 ppm तक सल्फेट्स भी परमिसिबल रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है एज पर IS 456/2000 कैलकुलेट द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हुज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 36 न्यूटन पर mm²। अब एक चीज और देखिएगा, जनरली लोग क्या करते हैं M20, M25, M30 और M35 के लगभग याद करके चले जाते हैं, क्योंकि सीधा फार्मूला होता है 0.7 अंडर रूट FC के। लेकिन यहाँ इन्होंने M36 के लिए पूछ लिया है, तो आपको इस फॉर्मूला को भी याद करना पड़ेगा। इस वजह से मैं बार बार आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो वैल्यू पुट कर देंगे 0.7 अंडर रूट 36। और यह क्वेश्चन RRB में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछा था RRB CBT 2 2019 में और SSC JE 2017 में, मतलब 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आपको बनना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 0.7 इंटू 6, तो आ जाएगा 0.42 न्यूटन पर mm²। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर्म्स इन शटरिंग हुज कंपोनेंट्स कैन बी रीयूज्ड सेवरल टाइम्स आर। ऑप्शन है स्ट्रिपिंग, नेवल फॉर्म्स, पैनल फॉर्म्स या केसिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पैनल फॉर्म्स, जिनके कंपोनेंट्स को आप रीयूज कर सकते हैं कई बार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा पैनल फॉर्म्स। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट्स। 33 ग्रेड, 23 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। तो याद रखिएगा यह OPC के फॉर्म दिए गए हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के। तो अगर 33 ग्रेड की बात की जाए तो 33 ग्रेड के बारे में दिया गया है IS 269 में। और इसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। 23 ग्रेड आप सभी जानते हैं नहीं होता है, लेकिन इन कोड के भी याद रखिएगा। IS 269 में 269 में बताया गया है OPC 33 ग्रेड के बारे में। फिर IS 8112 में ग्रेड 43 के बारे में बताया गया है।
और ग्रेड 53 के बारे में दिया गया है IS 12269 यानी कि 12269 कोड में। तो इन कोड्स को भी आप अगर चाहें तो कहीं लिख सकते हैं, हालांकि एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी बाई चांस कभी पूछ लिया तो ये बीच बीच के क्वेश्चन में मैं जो आपको कोड बताता हूं तो आप एक सेपरेट पेज सिर्फ कोड के लिए कर लीजिएगा। तो लाइन से किस कोड में किस बारे में दिया गया है, क्योंकि कई कोड्स हैं लेकिन सबके बारे में नहीं पूछा जाता है, और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप उनको कहीं मेंशन करें। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, स्पेसिमेन ऑफ M20 कंक्रीट इज लोडेड टू अ स्ट्रेस लेवल ऑफ 10 megapascal. A strain of 100 into 10 raised to the power minus 6 is recorded. If the load is allowed to stand for a long time, the strain increase 1000 into 10 raised to the power minus 6. In accordance with provision of IS 456, considering the long-term effect, the effective modulus of elasticity of concrete is. तो सबसे पहले तो अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं। EC बराबर होगा 5000 अंडर रूट FC के, तो FC के की वैल्यू दी है M25 यानी 25। तो इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 25,000, ये आ गई EC की वैल्यू। अब इन्होंने कहा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव मॉडुलस, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला EC का होता है शॉर्ट टर्म के लिए। अब अगर लॉन्ग टर्म के लिए बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है EC अपॉन 1 + थीटा, तो अपन को ये थीटा भी निकालना है। अब ये वैल्यू तो हो गई लॉन्ग टर्म के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। अब थीटा की अगर वैल्यू की देखी जाए तो थीटा इज इक्वल टू होगा क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। और क्रीप स्ट्रेन होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेन माइनस इलास्टिक स्ट्रेन। तो अपन डायरेक्ट अगर इनकी वैल्यू रख दें तो लॉन्ग टर्म इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू दी है स्ट्रेन इंक्रीज 1000 × 10⁻⁻6, इधर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 1000 × 10⁻6 माइनस 500 × 10⁻6 अपॉन 500 × 10⁻6। अब 1000 में से 500 जाएगा तो ये बचेगा 500 इंटू, इसको इधर नीचे अलग से सेपरेट लिख देते, ऊपर 500 बचेगा और नीचे 500 बचेगा, क्योंकि 1000 में से 500 माइनस होगा तो 500 और नीचे 500। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 500 × 10⁻6 अपॉन 500 × 10⁻6, यानी कि इसका आंसर आएगा थीटा की वैल्यू आएगी 1। अब इससे अपन रख देंगे फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में थीटा की जगह लिख देंगे 1, तो 1 और 1 2, तो EC अपॉन 2 आ जाएगा, यहीं डायरेक्ट सॉल्व कर देते तो ये आएगा 125,00 और यूनिट याद रखिएगा मेगापास्कल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 12500 मेगापास्कल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, फॉर स्ट्रक्चर टू बी परमानेंटली इमर्ज्ड इन वाटर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शुड बी यूज्ड। तो परमानेंटली इमर्ज्ड इन वाटर है तो ये मॉडरेट कंडीशन है, और मॉडरेट कंडीशन में मिनिमम ग्रेड M25 का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन लिमिट इज करेक्ट फॉर हाईली कंप्रेस्ड एजेस इन केस ऑफ एन यूनिएक्सियल एसेंट्रिक कंप्रेशन। इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखिएगा, आगे वीडियो में अपन जब या आने वाली क्लासेस में अपन जब डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन को या बड़े न्यूमेरिकल को, तो काफ़ी डिटेल से अपन इसे डिस्कस करेंगे। बाकी याद रखिएगा इसकी वैल्यू लाई करती है 0.002 से 0.0035 के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, अ वैल्यू बिटवीन 0.002 एंड 0035। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, अ कंक्रीट ऑफ 1:1.5:3 यानी M20
मिक्स इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल नॉट बी मेजर्ड बाय वॉल्यूम, इनमें से क्या वॉल्यूम के हिसाब से मेजर नहीं किया जाता है अगर आप M20 ग्रेड का मिक्स बना रहे हैं बैचिंग के वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग प्रोसेस से। ऑप्शन दिया है सैंड, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट। तो याद रखिएगा वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग से अगर आप कर रहे हैं तो सभी वॉल्यूम के हिसाब से मेजर किया जाएगा, यानी कि यह सभी किए जाएंगे, तो नन ऑफ दिस इसका सही जवाब होगा। और अगर बाय वेट बैचिंग से आप करते तो फिर सभी को वेट के अकॉर्डिंग लिया जाता। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा नहीं करते, तो सभी करते, यानी कि नन ऑफ दिस इसका सही जवाब होगा। अब इसमें कंफ्यूजन ये हो जाती लैंग्वेज में, एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने कहा है सेल नॉट मेजर्ड बाय वॉल्यूम, इनमें से कौन सा नहीं करते, तो नन ऑफ दिस का मतलब होगा तो इन सभी को करते हैं। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता सेल बी मेजर्ड बाय वॉल्यूम, और अगर आप फिर नन ऑफ दिस इसका आंसर लगाते तो मतलब होता कि इनमें से कोई नहीं, तो उस जगह सही आंसर होता ऑल ऑफ दिस। लेकिन उन्होंने कहा नॉट मेजर्ड, तो नन ऑफ दिस यानी कि इन सभी को, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट। तो थोड़ा सा लैंग्वेज पर भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आरआरबी में काफी हद तक आपको लैंग्वेज चेंज देखने को मिलती है नॉर्मल एग्जाम के कंपैरिजन में, कि सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न है द मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम, तो इसका सही जवाब होगा 7 डेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि कंडीशन दी है प्रॉप्स टू बी रीफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, यानी कि तुरंत फिर फिक्स कर दिया प्रॉप्स के लिए। अच्छा, अगर सेम क्वेश्चन आपसे स्लैब के लिए पूछा जाता तो याद रखिएगा उसका सही जवाब होता 3 दिन, अगर प्रॉप्स रिफिक्स कर जाते हैं, किए जाते हैं इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। और अगर स्लैब में रिमूव ऑफ प्रॉप्स लिखा मिलता आपको तो उसका सही जवाब होगा 7 दिन, अगर स्पान 4.5 मीटर से कम है। और अगर स्पान 4.5 मीटर से ज्यादा है तो याद रखिएगा फिर इसका सही जवाब होगा 14 दिन। तो इन 3 या 4 केसेस को भी आपको याद रखना है। और अगर बीम में यहाँ पे इन्होंने कहा है रिफिक्स इमीडिएटली, अगर प्रॉप्स को रिमूव कर देते तो याद रखिएगा फिर इसका सही जवाब होगा 14 दिन। अभी प्रॉप्स इन्होंने तुरंत लगा दिए तो सही जवाब है 7 दिन, लेकिन अगर प्रॉप्स हटा देते तो फिर इसको 14 दिन के बाद इसका सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स प्रोवाइडेड कंजर्वेटिवली इम्पोज्ड लोड फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, इम्पोज्ड लोड का मतलब होता है लाइव लोड। इसके अलावा याद रखिएगा लोड्स के बारे में IS 875 में दिया गया है। अब लेकिन इनके पार्ट भी है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले आता है इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहले आता है डेड लोड, फिर आता है लाइव लोड, फिर आता है विंड लोड, फिर आता है स्नो लोड। और सीस्मिक फोर्स के लिए अलग से कोड है, याद रखिएगा IS 1893 1893। तो सीस्मिक कह सकते हैं, अर्थक्वेक लोड भी इसी को कहते हैं। अर्थक्वेक फोर्स, अर्थक्वेक के कारण जो फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण जो लोड लगता है, तो उसका कोड है 1893 IS इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, डेड लोड आता है पार्ट 1 में, लाइव लोड आता है पार्ट 2 में, विंड लोड आता है पार्ट 3 में, और स्नो लोड आता है पार्ट 4 में। तो इन्होंने पूछा है इम्पोज्ड लोड यानी कि लाइव लोड, तो लाइव लोड आता है पार्ट 2 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा इनमें से कोई भी पूछते तो आप इन सबका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, और अर्थक्वेक के लिए 1893। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया गया है द टॉलरेंस ऑन प्लेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ RCC मेंबर एक्सीडिंग द इफेक्ट, डेप्थ दी है 200 mm। तो याद रखिएगा 200 या 200 से कम, फिर से याद रखिएगा 200 या 200 से कम। जनरली लोग 200 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 200 या 200 से कम के लिए ±10 mm तक टॉलरेंस लिमिट रहती है, लेकिन अगर 200 से ऊपर है तो उस जगह होगा ±15। तो इन दोनों को याद रखिएगा, और याद रखिएगा 200 आता है लोअर लिमिट वाले में, मतलब ±10 इसका आंसर होगा। 200 mm डेप्थ की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट दैट परफॉर्म्स सेटिस्फैक्ट्री अंडर एंटीसिपेटेड वर्किंग कंडीशन ड्यूरिंग इट्स सर्विस लाइफ स्पान इज। तो सीधी सीधी ड्यूरेबिलिटी की डेफिनेशन दी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा इन सभी की आपको डेफिनेशन भी याद करके जाना है, वर्केबिलिटी की भी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की भी, क्वालिटी तो खैर ठीक है, और इसके अलावा सोम में काफी आपको डेफिनेशंस आएंगी देखने को, जिनमें से मैक्सिमम ऐसी होती है कि जिनके क्वेश्चन RCC में भी आपको देखने को मिलते हैं।
तो एक बार फिर से पढ़िएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट दैट परफॉर्म्स सेटिस्फैक्ट्री अंडर एंटीसिपेटेड वर्किंग कंडीशन ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ स्पान। तो इसी को तो ड्यूरेबिलिटी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ M70 कंक्रीट इज। तो यही तो दिया है, M70 का मतलब होता है मिक्स ऑफ 70, इसकी स्ट्रेंथ है न्यूटन पर mm²। तो इसका सही जवाब होगा 70 न्यूटन पर mm²। तो कई बार इस तरह के सिली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, बाकी एग्जाम के प्रेशर के कारण कह सकते हैं या कंफ्यूजन के कारण इस तरह के क्वेश्चन भी लोग गलत कराते हैं, तो थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखना है इस चीज का। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 10262/2009 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M25 कंक्रीट इज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सभी प्रकार के जेईई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा की वैल्यू पूछ रहे हैं M25 के लिए, तो इसकी आप टेबल ही याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो देखना है इसकी रेंज होती है 3.5 से लेके 5 तक। तो एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि सिग्मा की या स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज कितनी रहती है। अब किसके लिए कितनी रहती है तो इसे भी आप याद रखिएगा। M10 और M15 के लिए इसकी वैल्यू होती है 3.5, यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, सॉरी 3.5। फिर बात की जाए M20 और M25 के लिए, तो इसकी वैल्यू होती है 4, और इसके बाद M30 से M50 तक इसकी वैल्यू होती है 5। तो इन तीनों वैल्यू को आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी काम में आएगा। आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और इसकी रेंज भी पूछी जाती है, तो 3.5 से 5 होती है। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है M25 के लिए, तो इसका आंसर होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वो कोशिश करेंगे आने वाली क्लासेस में क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे अपन बढ़ाते जाएंगे, ताकि बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस आपके कवर हो सकें। तो जल्दी ही फिर मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास के साथ। धन्यवाद।